रोते हुए कॉल है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जो बेसिक ग्रेजुएशन था बीए, बीएससी, बीकॉम, वो एक अच्छी चीज है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई को नगड़ उनकी पढ़ाई को नगड़ के तुम ये नहीं कर पाओगे तो वो तो करना ही है। पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन होता भी है वो इस वे में होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है वही बताते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं केमिस्ट्री का एक टीचर हूँ और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि हमारी जिंदगी में एंट्रोपी एक सत्य है। नमस्ते, स्वागत, आभार। मेरा नाम अभिषेक है, ये है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हमारे साथ हैं एसपीएस सर। अपने स्टूडेंट्स के लिए एसपीएस सर और मार्कशीट वाला नाम है शशि प्रकाश सिंह। थैंक यू अभिषेक। शशि जी अभी दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं और केमिस्ट्री के टीचर हैं। हम इनको लेकर आए हैं, तमाम सारी बातें हैं जो हमको करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी पहचान है एक टीचर के अलावा वो है एक मददगार की। तमाम बच्चों की पढ़ाई कोविड के दौरान फाइनेंशियल कारणों से प्रभावित हुई और इस बीच समाज से ही कई ऐसे किरदार निकल कर आए जिन्होंने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हीं हाथ में से एक था शशि जी का भी। कोविड के दौरान अगर हमारी रिसर्च मुकम्मल है तो 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनकी आप लोग ने मदद की। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी परिचय भी यही है, एक मददगार टीचर। जी, ये कब से शुरू हुआ, आप किस तरह बच्चों तक पहुंचे, कैसे मदद की आपने, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, शुरुआत तो कुछ बच्चों से क्लास से ही हुई कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे मिले जो डिसकंटिन्यू कर रहे थे, जिनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो थे वो ऐसे थे कि वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो बच्चे अपनी स्कूलिंग या कोचिंग क्लासेस कंटिन्यू कर पाए। तो शुरुआत हमने इसी वे में किया, लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों से दूसरे बच्चों को भी खबर लगी कि हाँ, एक ऐसे टीचर हैं कि जो फाइनेंशियली मदद भी कर रहे हैं कि बच्चा अगर अपनी फीस नहीं दे पा रहा है तो मदद कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों की मेरे पास कॉल आई, वो रोते हुए, ऑब्वियस बात है कंडीशन सबकी बहुत बुरी थी, तो वो रोते हुए कॉल आई कि सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वही एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि बिल्कुल अगर मैं सोसाइटी में कुछ भी ऑन किया हुआ हूँ तो सोसाइटी से मैं पाया हूँ तो उनकी भी मुझे मदद करनी चाहिए, भले वो बच्चे मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं। वहां से फिर बात कुछ मीडिया में भी, कुछ मीडिया के लोगों ने भी कवर किया, फिर कुछ बच्चे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू कवरेज करना शुरू किया। तो वो एक मुहिम सा हो गया कि भाई जो बच्चे ऐसे अनाथ जिनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी और उनकी एजुकेशन अगर ब्रेक हो रही थी तो उनकी मैंने मदद करने की ठानी। इसके बाद 2000 बच्चों की आपने मदद की कोटा में। देखिए, एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि कोटा में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी जाहिर सी बात है फीस भी काफी हैवी रहती है। तो कहाँ से आप लोग ने इतनी व्यवस्था की? जाहिर सी बात है आपके पास भी सीमित सोर्स रहे होंगे, तो वहां तक हम कैसे पहुंचे? और इसी बीच में एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, वो है ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन का। जी, पहली चीज तो ये कि जो ड्यूरिंग कोविड था उस समय सबसे पहले मैंने अपने ही पैसे लगाने शुरू किए, क्योंकि मेरा मानना है कि मदद करने कि अगर आप चाहते हो कुछ भी मदद करना सोसाइटी में किसी भी तरीके से, तो पहले खुद हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हाँ मैं ये करके दिखा रहा हूँ, तब आपका हक बनता है किसी और से भी मांगने का। तो मैंने शुरुआत खुद से ही की, अपनी ही जमा पूंजी लगाई, फिर कुछ दोस्त, कुछ जान पहचान के लोग, इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के जो लोग जो थे उनको भी न्यूज में देखा तो उन्होंने भी आगे मदद करनी शुरू की। जब दूसरे लोगों का मदद आया तब मुझे लगा कि इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो वहां से शुरुआत हुई ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन की। और ये फाउंडेशन अभी किस लेवल पर और किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ से काम कर रहा है? ये फाउंडेशन दिल्ली और कोटा दोनों जगह से ऑपरेट हो रहा है और ये हम गरीब बच्चों की ही एजुकेशन मदद कर रहे हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि जो स्कूल सरकारी है, स्पेशली रूरल एरिया के गर्ल्स स्कूल, हम उनको गोद लेने का प्लान कर रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हमारे पास है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द ही उसको ओवरकम करके हम जो स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छी एजुकेशन उनको उतनी नहीं मिल पा रही जितना वो डिजर्व करते हैं, तो हम उनको गोद लेने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हमारा कोई दर्शक में से कोई ऐसा है जो ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन की मदद लेना चाहता है जी, तो किस तरह ले सकता है वो मदद?
वो कांटेक्ट कर सकता है, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम जो ये वीडियो करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन का कोई ना कोई कांटेक्ट ईमेल आईडी ज़रूर देंगे। शशि सर, आप हैं उत्तर प्रदेश से, बलिया से, बागी बलिया। बलिया का जीवन कैसा रहा, कब तक रहे, वहाँ से कब निकले और किस तरह आपका अपना सफ़र आगे बढ़ा? देखिए, जैसा कि बलिया जानते हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन पे नहीं है। उसमें मैं किसान परिवार से पला बड़ा हूँ। मेरे फादर आज भी किसान है। फादर का एक पर्टिकुलर चीज़ें शुरू से रही है, वो ये है कि बेटा एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और ये बड़ी जेन्युइन सी बात है कि एक लोअर मिडिल क्लास के लिए अगर सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है तो एजुकेशन इकलौता सहारा होता है, खुद के लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी। और सिबलिंग्स आपके? 3 भाई हैं मेरे, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है। तो वहां पर ही गांव के जो स्कूल होते हैं वहां पर ही टिपिकल पहले स्कूल जिसमें होते टाट पट्टी वाले, मैं वहां पर भी बैठ के पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद सरकारी जीआईसी जो होता है हमारे यूपी में, वहां से मैंने 12th पास किया। फिर मैंने रुड़की से इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। शशि जी, आप पढ़ाते हैं, आप कोटा में रहे हैं, अब आप दिल्ली में भी पढ़ा रहे हैं, छात्रों से आपका रोज का इंटरेक्शन रहता है, लेकिन इस समय जो पूरी पिक्चर बन रही है छात्रों की, उनकी मेंटल स्थिति की, वो ठीक नहीं है। कोटा की ही अगर हम बात करें तो जो अगर हमारे पास आंकड़े की बात करें, 2011 के बाद से 125 से ज़्यादा बच्चे कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। ये 10 साल की बात हुई। 2022 में ये नंबर्स 15 से भी ज़्यादा हैं, यानी हर महीने औसतन 1 से भी ज़्यादा सुसाइड बच्चों का, और जिनमें से 3 से 4 मामले अकेले ये जो दिसंबर बीता है इसके हैं। क्या गलत हो रहा है कोटा में? क्या बच्चे कहाँ अटक जा रहे हैं? देखिए, और इसमें एज अ टीचर आप लोग क्या भूमिका निभा रहे हैं? 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो यही है कि हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम वो इस वे में डेवलप हुआ है कि बच्चा सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल करेगा तभी वो अपलिफ्ट हो सकता है, तभी वो ग्रो हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यही है। एज अ होल सिस्टम ही हमारे इस वे में डेवलप हुआ है। पेरेंट्स भी फिर ऑब्वियस सी बात है अपने बच्चों को इस वे में करते हैं कि नहीं, तुम इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। तो एक तो पहली बात, बच्चा जैसे ही 11th-12th की वो कर सकते हैं, कोई नर्चर्ड वाली एज होती है, उसमें उस पर प्रेशर ये पड़ जाता है कि बेटा आपको तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही है। अब उस केस में कोटा में इतने ज्यादा बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उन पे इतना मेंटल प्रेशर है कि भाई आप अगर ये निकाले तो ठीक, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। लगभग में अमूमन 2.5% हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे जो होते हैं इंडिया में, उसमें सिलेक्शन रेशियो होता है। तो 2.5% बच्चों की सब जगह फोटो है, घर वाले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। शब्दों में कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भाग लेने वाले सिर्फ 2.5 बच्चे ही सक्सीड होते हैं, क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, बाकी 97.5 फेल होते हैं। और उन फेल के लिए कोई कर सकते हैं, हमारे समाज में स्थान नहीं है, कोई उनकी नर्चरिंग नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि भाई आप अब क्या करोगे। हमारा जो बेसिक ग्रेजुएशन था, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो एक अच्छी चीज है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई को नगड़ उनकी पढ़ाई को नगड़ के तुम ये नहीं कर पाओगे तो वो तो करना ही है। जबकि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा साइंस लेता है, ह्यूमैनिटीज लेता है, कॉमर्स लेता है, उसमें भी कैरियर का ऑप्शन होने चाहिए। तो 2 बेसिक पॉइंट यहाँ पर है जो मुझे लगता है विषय आपसे डिस्कस करना चाहिए। एक है हमें कैरियर गाइडेंस एज अ होल, पूरे स्कूलिंग सिस्टम में हमें इसकी जरूरत है कि पहली बात तो कैरियर और होने चाहिए और उनको बताना चाहिए, अवेयरनेस ही नहीं है उनकी कि बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज लेता है तो उसके कैरियर का क्या स्कोप है। जैसे आप ही हैं, जर्नलिज्म में है, बच्चे को ठीक से पता नहीं कि जर्नलिज्म जाना है, लगता सबको अच्छा टीवी में देखने में, न्यूज़पेपर में देखने में, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन उसका क्या स्कोप है, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, ये बच्चे को कहीं से कहीं तक नहीं पता है। बच्चे को सिर्फ ये था कि आईआईटी में इतने का प्लेसमेंट हुआ, कहीं जर्नलिज्म में क्यों नहीं आता भाई, इतना अच्छी चीज है। तो पहला तो ये है कि हमें कैरियर काउंसलिंग की एक ब्रॉडली हमारे कह सकते हैं कि एकेडमिक्स का ही हिस्सा होना चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग, कि दुनिया में आज के टाइम में हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, इंटरनेट एज में बैठे हुए हैं, और आज अगर हमारे बच्चे को यही नहीं पता है कि उसके लिए क्या क्या कैरियर काउंसलिंग्स है, क्या क्या कर सकता है वो। दूसरा इसके अलावा है सोशल इमोशनल लर्निंग। अगेन वही पॉइंट
कि जो सक्सीड है उसको दुनिया पूछ रही है, सब जगह बैनर पोस्टर लग रहे हैं, फूल माला चढ़ाई जा रही है, लेकिन जो 97.5% बच्चा है उसका क्या वो सच में फेल हो गया? कि एक एग्जाम में फेल होने का मतलब ये है कि वो लाइफ में फेल हो गया? वो बच्चा जो सुसाइड कर रहा है वो तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है उसके पूरे परिवार के लिए, लेकिन आप सोचिए जो बच्चे इसके अलावा है उन पे कितना प्रेशर होता होगा। कोई आदमी एक दिन में जान अपनी नहीं लेता है, वो 10, 20, 50 बार जान अपनी ले चुका होता है अपने थॉट्स में, सोच में। तो उन बच्चों के लिए हमें नर्चरिंग करने की जरूरत है कि नहीं, लाइफ में और भी चीजें की जा सकती है। लाइफ में अगर प्रेशर आता है जो कि कभी ना कभी हर किसी को फेस करना ही है, तो उससे आगे हमें कैसे निकलना है। क्या ये बात आप या आपके जो तमाम अन्य साथी होंगे जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, क्या वो अपने बच्चों तक या उनके पेरेंट्स तक पहुंचा पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं? देखिए बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पहुंचाते और हैं। बच्चों का नाता सिर्फ पढ़ाई और 45 मिनट 1 घंटे की क्लास तक महदूद रह जाता है? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं करते हैं जितना सच में बच्चों की जरूरत है। उन पे हो सकता है प्रोफेशनल लायबिलिटीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उतना नहीं बताया जाता है जो कि एज ए होल सिस्टम को बताना चाहिए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बॉडी, पेरेंट्स, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एज ए होल सबको मिलकर करना चाहिए। उतनी बच्चों की नर्चरिंग तो नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। पेरेंट्स का इसमें क्या आपको भूमिका नजर आ रही? क्योंकि बच्चों पे तो अब जो बच्चा कोटा आ रहा है या दिल्ली कोचिंग करने आ रहा है वो अभी एक किशोर है, 17-18 साल या शायद उससे भी 1 आध साल कम। उन पे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसके लिए मोटा माटी जिम्मेदार मान लिया जाता है पेरेंट्स को कि ये प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। पेरेंट्स और टीचर के बीच का क्या कम्युनिकेशन रहता है इस लेवल पर, यानी हायर एजुकेशंस की जो कोचिंग चल रही है वहां पर, या कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है? कम्युनिकेशन टू बी ऑनेस्ट बहुत कम रहता है। पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन होता भी है वो इस वे में होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है वही बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि देखिए सर इस बच्चे का करवा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बड़ी मुश्किल से फीस दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट जिसके आप डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, वो चुपचाप सा रहता है, डिप्रेस से रहता है, इस मैटर पर डिस्कशन बहुत कम होता है। शायद कह सकते हैं हमारे सोसाइटी पेरेंट्स भी कई बार इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि उस बच्चे को इमोशनली सपोर्ट की भी जरूरत हो, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ये कम्युनिकेशन कम है। एक जो बातें सबसे निकल कर आई कि असफलता को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि आपने जो रेशियो हमारे सामने रखा कि 2.5 ही ऐसे फीसदी बच्चे हैं जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होते हैं और वो पा लेते हैं जिसके लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, आए हैं। बाकी 97.5 का क्या शशि सर ने कभी असफलता देखी है? जब वो बलिया से निकले थे तो क्या वो यही सोच के निकले थे कि वो यही काम करेंगे जो वो आज कर रहे हैं? देखिए मैं केमिस्ट्री का एक टीचर हूं और मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि हमारी जिंदगी में एंट्रोपी एक सत्य है। तो ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो सफल नहीं हुआ है। एंट्रोपी मतलब आसान शब्दों में रैंडमनेस। अच्छा। दुनिया में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, ना कभी सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, ना कभी सब कुछ बुरा हो रहता है। लाइफ के किसी भी फेज पे कभी भी रैंडमनेस मेंटेन रहती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु से भी बड़ा सत्य एंट्रोपी है। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं सफल नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत सारे पैरामीटर्स है असफलता पहली बात मेजर करने के। मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सफलता असफलता का एक मेजर पैरामीटर तो पैसा ही मान लेते हैं। बिल्कुल वही मैं कहा, इसलिए मैंने बताया कि फाइनेंशियली मैं बहुत पैसे नहीं कमा पा रहा। मैं किसी से कंपेयर कर सकता हूं कि कोई दूसरे पर्सन मेरे से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कई सारी जगह दूसरी चीज डेजिग्नेशन वाइज होता है, उसमें भी हो सकता है मैं पीछे हूँ। कई सारी जगह होता है, देखे मेरे जैसे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड हैं वो यूएस में हैं कि देखो फॉरेन में नौकरी कर रहा है, तुम तो इंडिया में हो। वो वाले पैकेज होंगे उनके जो अखबारों में छप जाते हैं। बिल्कुल वो वाले पैकेज होंगे, वो वाली उनकी लाइफस्टाइल होती है इंस्टाग्राम में जो दिखती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे सफलता असफलता मेजर की जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जहां पे मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत सी सेटिस्फाइड हूं, मुझे बहुत सारी दुआएं मिली हुई हैं। तो एक ऐसा भी पैरामीटर मेरे पास है जिसमें मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अमीर फील करता हूं अपने को। वो ये पैरामीटर है कि बहुत सारे लोगों की दुआएं मिली हुई हैं मेरे पास। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर आप
बहुत अच्छा कर रहे हैं दूसरों के लिए। भले कई लोग हों जो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी कि पूरे कोविड के दौर में जहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी दूसरों को, वहाँ पर आपने और आपके फाउंडेशन ने भी हाथ बढ़ाकर कई बच्चों का हाथ थामा। 2000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी शशि प्रकाश सिंह ने मदद की कोविड के दौरान, उनकी फीस भरने में, उनकी पढ़ाई ना रुके ये इंश्योर करने में। आज ये हमारे बीच रहे, अब दिल्ली में है, लंबे समय तक कोटा में रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के लिए, और हम एक बार फिर जल्दी जुड़ेंगे इस उम्मीद के साथ कि बच्चों को मदद भी मिलती रहेगी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच एनबीटी इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कि शिक्षा कोविड के बाद भी कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट बस यही कहना चाहूंगा कि कोविड से हम बहुत ही जल्दी क्लिनिकली जीत जाएंगे, बहुत जल्दी जीत जाएंगे। ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन बन जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी कि जीत जाएंगे। लेकिन सोशली हम तभी जीत पाएंगे जब किसी घर का बच्चा जिसके दुर्भाग्यवश माता या पिता का निधन हो गया था और उसका कैरियर डगमगा रहा है, वो किसी गलत डायरेक्शन में न जाए, उसको हम एक सही डायरेक्शन में लाएं, उसको एक अच्छी एजुकेशन दें, ताकि वो हमारे भारत का एक सशक्त नागरिक बने और हमारे भारत का भविष्य अच्छा करे।